सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि सुहेल अफरीदी ने एक सवाल उठाया कि जनाब 7 मरतबा तो मैं अदालती ऑर्डर्स लेकर इमरान खान साहब से मिलने गया हूं, अब आप मुझे बताएं मैं करूं क्या। उन्होंने कहा जी मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, मैंने हाई कोर्ट के अंदर पटिशन की, मैंने वजीर आजम से भी राब्ता किया, मैंने वजीर आला पंजाब को भी लिखा, मैंने हर वो कानूनी रास्ता इख्तियार किया, यानी असेंबली के अंदर करारदाद तक पास की, हर वो काम किया जिसके जरिए से मैं अपने लीडर से मुलाकात कर सकता हूं। अब आप मुझे बताएं कि मेरे पास कौन सा कानूनी और आईनी रास्ता बचा है जिसको इस्तेमाल करके मैं अपने लीडर को मिलूं। अब देखिए 7 मरतबा एक वजीर आला अदालती ऑर्डर लेकर जाता है, लेकिन निजाम इतना बेहिस हो चुका है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस कदर बेशर्मी पाकिस्तान के सिस्टम में डाल दी है कि सिस्टम को इस पे शर्मिंदगी भी नहीं होती, सिस्टम परेशान भी नहीं होता, और बड़ी ढिठाई के साथ सुहेल अफरीदी को रोक कर रखता है। अंदाजा कीजिए आप, और एक वजीर आला को उसके लीडर से मिलने नहीं देता। हालांकि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो धड़ाधड़ मुलाकातें होती थी, सहाफी जाते थे जत्थे बना के, 15-15 सहाफी बैठ के लंबी कॉन्फ्रेंस करके आते थे। इसी तरह बहुत सारे दीगर लोग जाते थे, फैमिली तो हर वक्त वहीं पे रहती थी, और रिकॉर्ड मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं। तो अब सुहेल अफरीदी ने पूछा मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, एक एहतजाज का रास्ता ही बचा है ना कि मैं एहतजाज के रास्ते से अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करूं। तो इसका मीडिया के पास कोई जवाब नहीं था। एक और बात उन्होंने कही कि नवंबर में कुछ होगा और दिसंबर में बहुत कुछ होगा, यानी एक स्ट्रेटजी है एहतजाज के हवाले से सुहेल अफरीदी के पास। और मैं आपको बता रहा हूं लगातार मोमेंटम जो है वो पकड़ रही है तहरीक। खैबर पख्तूनख्वा में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पे एहतजाज हुआ जुम्मे वाले दिन। इसके अलावा आपने देखा कि सिंध के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ, पंजाब में पकड़ दकड़ जारी है, निजाम डरा हुआ है, परेशान है कि हम क्या करें कि एहतजाज को रोकें, क्या करें कि हम लोगों को काबू करें। तो वहां पे भी लोग काबू नहीं आ रहे, पंजाब में भी, और बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां करनी पड़ रही हैं, लोगों को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करना पड़ रहा है, उन्हें कैद में रखना पड़ रहा है, और DC लगातार ये ऑर्डर्स जारी करते जा रहे हैं। तो जब आप इन सारी चीजों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो एक मोमेंटम बन रहा है एहतजाज का। आसिम मुनीर साहब की जो तवज्जो है वो इस्तिस्ना पे और एक्सटेंशन पे है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सूरत-ए-हाल ये रहेगी नहीं, ये सूरत-ए-हाल तब्दील होगी। और हर काम करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि वो पहले से ज्यादा महफूज हो गए हैं, लेकिन हर मर्तबा पता चलता है कि अभी मजीद कुछ मुश्किलात हैं जिनका इन्हें सामना करना पड़ेगा। 26 नवंबर को क्योंकि 1 साल होने वाला है, और आज मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज भी हो रहा है, बरतानिया समेत दुनिया के कई मुल्कों में आज एहतजाज होगा क्योंकि एतवार का दिन है, और कुछ एहतजाज जो है वो अगले एतवार को किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो ऑफिशियल मीडिया है उन्होंने सानेहा डी चौक की जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेजेस की थी वो सारी की सारी कवरेज उठाकर डाल दी है, और पाकिस्तानी मीडिया तो कवर कर नहीं सका था। वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया की हालत इतनी पतली हो गई कि कोई भी खबर पाकिस्तानी मीडिया अपनी मर्जी से दे ही नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। पाकिस्तानी मीडिया बार बार सोचता है कि वो खबर दे दे, वो बार बार सोचता है कि कुछ ना कुछ तो किया जाए। हम मीडिया के लोग हैं, हमारा राब्ता रहता है पाकिस्तान के अंदर, जितने भी हमारे साथी हैं जो न्यूज रूम में बैठते हैं तो वो ये बताते हैं कि हम बहुत बेबस हैं। इससे पहले हम कभी भी इतने बेबस नहीं थे जितने बेबस हम आज हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया की हालत हो चुकी है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। यानी वो मीडिया जो एक घड़ी के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशंस करता था, 18 प्रोग्राम एक एंकर ने कर दिए, 2 महीने प्रोग्राम ही इसके ऊपर चले एक घड़ी के ऊपर। तो एक घड़ी के ऊपर जनाब बैठ के वो एक एंकर था, वो तो घड़ी को चूम चूम के जो है वो वीडियोस बना रहा था। एक एंकर है वो ये कह रहा था जनाब ये तो मजहबी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था सऊदी अरब नाराज हो गया। सारों की अपनी अपनी कहानी थी। वो जो सारा मीडिया एक घड़ी के ऊपर बार बार प्रोग्राम कर रहा था ना, वो सारा मीडिया अब 5300 अरब रुपए के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा। IMF की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तानी हुकूमत के आदादोशुमार है कि 5300 अरब रुपया पाकिस्तान में करप्शन की नजर हुआ है, और रिकवरी डाली हुई है इन्होंने। अब वो रिकवर हुआ अगर वो पैसा, तो वो गया कहां पे, किसके पास गया, किसकी जेब में गया? यानी कौमी खजाने में तो जमा नहीं हुआ। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है तो हुकूमत शेयर करे कि वो पैसा कौमी खजाने में जमा हुआ है। अभी तक तो हुकूमत ने ऐसा कोई शेयर नहीं किया। तो एक घड़ी पे मैराथन ट्रांसमिशंस करने वाला मीडिया 5300 अरब की करप्शन के ऊपर बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश है, कोई बात ही नहीं कर रहा। नाज़रीन एक चीज और है, मैं यहाँ पे उसको ऐड करना चाहता हूँ, ये इंतहाई अफसोसनाक चीज है।
सुहेल अफरीदी के हवाले से एक और डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई। पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और कुछ खबरें जारी की गई और मुख्तलिफ सहाफियों का नाम लगा दिया गया, लेकिन वो नामालूम जराए से खबरें आई थी। उन सहाफियों ने उन खबरों को और उन विजुअल्स को या उन डॉक्यूमेंट्रीज को डिसोन कर दिया। अब नामालूम अफराद तो होते थे, वो जबरी तौर पे लापता तो करते थे, लेकिन अब नामालूम अफराद जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज बना के जबरी तौर पे सहाफियों के खाते में डाल रहे हैं। है ना अजीब बात? जैसे कैसी अजीब बात है। अभी एक सदर हैं पेशावर प्रेस क्लब के एम रियाज साहब, उनके खाते में एक डॉक्यूमेंट्री डाल दी गई सुहेल अफरीदी के खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ला ताल्लुकी का उन्होंने इजहार किया और ये भी कहा कि मैं इस मामले में कानूनी चाराजोई भी करूंगा और करनी भी चाहिए। नादरीन, जिमनी इलेक्शन चल रहा है और जिमनी इलेक्शन के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि मुकाबला सिर्फ हरीपुर में है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, बाकी कहीं मुकाबला नहीं है। हर तरफ फस्तायत है, जुल्म है, जबर है। देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में एक इलेक्शन हुआ, वहां की हुकूमत ने पूरा मौका दिया नून लीग को कि आप आए, आकर कैंपेन करें, आप इलेक्शन करें, आप खुलकर आए, अवाम के अंदर जाएं, आप जलसे करें, जुलूस करें, जो करना चाहते हैं आप करें, खुलकर आप इलेक्शन लड़ें और उनको फेयर चांस भी मिला। ये हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन पंजाब में क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हल्के के अलावा अपने उम्मीदवार ही नहीं दिए, क्योंकि इससे पहले जितने जिमनी इलेक्शन हुए उनके अंदर जितना गंद मारा मरियम नवाज की हुकूमत ने, कोई सोच भी नहीं सकता था। और जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया वो भी पूरी एक कहानी है और आप सब उस कहानी को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। नून लीग के कैंप में बेचैनी है हरीपुर में, और उसके कुछ विजुअल भी सामने आए। कैप्टन सफदर से उनके कजन मिल रहे थे और फिर उसके बाद जिस किस्म की वहां पे गालम गलोच सुनने को मिल रही थी, बड़ी बेचैनी है। उन्हें नजर आ रहा है कि वो ये इलेक्शन जीतना उनके लिए मुश्किल है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ही कोई इनको फॉर्म 47 वहां पे जारी कर दे और आर्डर आ जाए साहब बहादुर का कि ये सीट जो है वो उमर यूब की अहलिया को नहीं देनी, तो फिर तो मामला कुछ और हो जाएगा। वरना ये सीट बड़े आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। ये फर्क हरीपुर में मौजूद हर आदमी को दिखाई दे रहा है। नादरीन, मैंने मुफ्ती मुनीब साहब के बारे में पिछले वीलॉग में चंद बातें की थी। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि उनका एक कॉलम भी आ गया और उनका कॉलम आया जी अदलिया के अरूजो जवाल का, यानी अदलिया के अरूजो जवाल के बारे में एक उनका कॉलम आ गया और उस पर वो जजेस पे तनकीद कर रहे हैं, खास तौर पे उन जजेस पर जो एस्टेब्लिशमेंट को या मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं है। हैरत होती है मुझे, यानी आपकी मुफ्ती साहब जो डोमेन है उसके अंदर आप नहीं जा रहे और बाकी हर चीज में आप घुस रहे हैं। इसके लिए सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद पहुंच गए। अरकान को यह कह दिया गया कि आप लोग भी पहुंचे और कारकुनों की तादाद भी अब अडियाला जेल के बाहर पहुंचेगी। इससे पहले हमने देखा कि 2 दिन पहले अलीमा खानम पे और इमरान खान साहब की जो बाकी बहनें हैं उनके ऊपर और वहां मौजूद कारकुनों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया आधी रात को सर्दी में, और कुछ लोग इसको बड़ा नॉर्मलाइज कर दे, कुछ नहीं होता, बिल्कुल ये नॉर्मल है, ये पूरी दुनिया में होता है। तो ठीक है, जो जो चीज जहां जहां दुनिया में बुरी होती है वो सारी इकट्ठी करके पाकिस्तान में ले आए, और जो अच्छी चीजें दुनिया में होती हैं वो कभी भी उसको काबिल तकलीद हम नहीं समझते। अब ये जो जर्नलिस्ट इस किस्म के बयानिए बना रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं होता, मैंने इनको छोटी छोटी बातों पे मातम करते हुए और चिल्लाते हुए देखा है। ये तत्ते तवे पे बैठ जाते थे जब जरा सा हल्की सी छींक भी नवाज शरीफ साहब को जेल में आ जाती थी। ये मियां साहब की जिंदगी की जमानत मांगते थे, ये अदालतों में जाकर गिड़गिड़ाते थे कि नवाज शरीफ साहब को खुदा के वास्ते हमारा नवाज शरीफ हमें वापस कर दो। ये काम ये लोग करते थे, लेकिन आज इन्होंने किबला अपना किसी और तरह का बदला हुआ है। इंसानी हकूक के मामलात में इन्हें फिक्र ही नहीं है इस बात की, इनका अपना मामला चलता रहना चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो आज 10वीं मरतबा आएंगे निजाम को नंगा करने के लिए। ऐसा लगता तो नहीं है कि मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अगर मुलाकात करवा दें तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि अब आसिम मुनीर साहब इस्तिस्ना भी ले चुके हैं। आसिम मुनीर साहब अपने सारे मामलात कर चुके हैं, उन्हें ऐसा कोई खतरा भी नहीं है, और वो DGISPR की एक बड़ी दबंग किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा चुके हैं। तो अब मुलाकात होने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे ख्याल में ये जिद का मामला है, वरना इमरान खान की बीवी की तो मुलाकात कम से कम करवा देते, उनकी अहलिया की मुलाकात भी नहीं करवा रहे। बहरहाल सुहेल अफरीदी का और चंद और लोगों का नाम दिया गया है, वो आज 10वीं मरतबा इस निजाम के कपड़े उतारने आएंगे। तो निजाम जो है वो हर दफा अपना एक कपड़ा खुद ही उतार के उनके कदमों में फेंक देता है। ये हालात हो गए हैं। और ये सियासतदान जो आज ये सारा माहौल एंजॉय कर रहे हैं ना, बिलावल समेत, बिलावल साहब कल दोबारा आए सामने। बिलावल जरदारी ने लाहौर के अंदर कुछ एक्टिविटीज की और उसके बाद कहा जी PTI जो है दहशत गर्दों की तरह बिहेव करती है, तो इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बिलावल साहब, कराची में असला कौन बांटता था? आपका वजीर दाखिला। गैंग वॉर कौन करता था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अभी इंडिया ने एक मूवी भी बनाई है
वो रहमान डकैत के ऊपर। ये किसका आदमी था? बेनजीर भुट्टो की गाड़ी चलाता था ना, याद है आपको बिलावल? आपको मैं याद दिलाता हूं। ये मिर्जा साहब क्या गुल खिला रहे थे, रहमान डकैत क्या कर रहा था, उजैर बलोच किसका साथी है, ये जो कराची के अंदर एक अंडरवर्ल्ड पूरा काम करता था, किसके लिए काम करता था, खालिद शहनशाह क्यों कत्ल हुआ था और उसके किनके साथ ताल्लुकात थे। तो बिलावल जरदारी साहब दहशतगर्द कौन है और कौन असला और बंदूक इस्तेमाल करता है, सारी दुनिया को पता है। अल जुल्फिकार किसकी थी, ये भी सारी दुनिया को पता है। आप ही की फैमिली ने बनाई थी ना अल जुल्फिकार। क्या कारनामे उन्होंने किए थे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक बंदूक उठाई? एहतजाज उन्होंने जरूर किया, एहतजाज किया, मुकाबला किया। एक आदमी आप ऐसा नहीं दिखा सकते जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गोलियां मारी या किसी एहतजाज में उन्होंने गोलियां चला दी या कहीं पे उन्होंने हमला कर दिया। एहतजाज करने वो जरूर गए कहीं पे। लोग जब एहतजाज करने वालों पे गोली चलती है, आंसू गैस चलती है, तो लोग रिटेलिएट करते हैं बाद औक़ात, लेकिन गोली किसी ने नहीं चलाई। ये तुर्रा इम्तियाज जो है, ये पीपल्स पार्टी को तो हासिल है, एमकेएम को भी हासिल है, कई और जमातों को हासिल है। तहरीके लब्बैक वालों ने भी काफी मार कुटाई की है, लेकिन पीटीआई ने वो नहीं किया। तो बिलावल ना बताएं दुनिया को कि दहशतगर्दी क्या होती है और दहशतगर्द किस तरह के होते हैं। उनका तो ये बनता ही नहीं है बताना। और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के बहाने इसलिए ढूंढ रहे हैं कि इन्हें ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में शिकस्त देना नामुमकिन है। लिहाजा मैदान में शिकस्त देने की बजाय बेहतर यह है इनको मैदान से ही आउट करो। उसके लिए गेम की जा रही है, देखते हैं क्या करते हैं। 12 सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे और फिर दोबारा खबर बनेगी, दोबारा वो धरना देंगे, बैठेंगे, शोर मचाएंगे। जो भी एक्टिविटी 2 दिन पहले हुई वो भी सारी दुनिया ने देखी और ये भी सारी दुनिया देखेगी। अलीमा खानम ने एक इंटरव्यू दिया ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, उन्होंने चंद बातें की। उन्होंने कहा जी अदालती अहकामात के मुताबिक 1 हफ्ते में फैमिली, वकला और इमरान खान साहब के जो दोस्त हैं या सियासी लोग हैं, इनकी मुलाकातों की मद में 24 अफराद की इमरान खान साहब से मुलाकातें जरूरी हैं जो अदालती अहकामात हैं। लेकिन ये पिछले 1 साल से मुलाकातें महदूद कर रहे हैं। ये पहले 6 फैमिली मेंबर से 3 पर और 3 से फिर 1 पर और फिर बिल्कुल मुलाकात पर पाबंदी पर पहुंच गए हैं। ये अलीमा खानम ने कहा। उन्होंने कहा इनके लिए मसला यह है कि इमरान खान इस वक्त 85 से 90% तक अवाम की आवाज है और 11 दिसंबर को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मैं पेश हो रही हूं, यानी आज के दिन, और चार्ज होकर शायद सजा की तरफ यह मुकदमा जा रहा है। मेरे ऊपर इल्जाम यह है कि इमरान खान का पैगाम मैंने कौम तक क्यों पहुंचाया और इमरान खान का पैगाम यह था कि कौम अपने हुकूक के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी हो जाए। ये जनाब अलीमा खानम ने इंटरव्यू दिया। एक और बात उन्होंने की, इमरान खान ने पैगाम भेजा कि आसिम मुनीर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अगर मुझे या बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो तनहा इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा और किसी पे जिम्मेदारी नहीं आएगी। ये अलीमा खानम ने बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू दिया, काफी वायरल हो रहा है ये इंटरव्यू। और इसके अलावा एक और जनरल नईम लोधी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। आप जरा इसके ऊपर गौर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी सिंपली उन्होंने वो सारी चीजें कौम के सामने रख दी हैं जो इतने लंबे अरसे से एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही। अब ये रिटायर्ड जर्नैल है, ये कहते हैं आज अगर आप डिप्लोमेसी डिप्लोमेट्स के हवाले कर दें, मईशत इकोनॉमिस्ट के हवाले कर दें, सियासत सियासतदानों के हवाले कर दें, बातचीत कबायली बड़ों और सियासतदानों के हवाले कर दें और अपने काम पर तवज्जो मरकूज करें। अगर 6 माह में सब ठीक ना हो जाए तो आप कहिएगा। ये तो 6 माह कह रहे हैं ना, 4 माह में सब ठीक हो जाएगा। आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसमें से निकल जाए, ये जो खेल वो खेल रहे हैं खेलना बंद कर दें, सियासतदानों को सियासत करने दें और मुज़ाकरात का रास्ता खोलें और चीजों को चलने दें। डिप्लोमेसी जो है डिप्लोमेट्स करें ना, मईशत को चलाने के लिए इकोनॉमिस्ट आगे आए, ना कि ये खुद अपना दिमाग वहां पे लगाएं। तजुर्बा ही नहीं है उसके अंदर इनका, ये कर ही नहीं सकते। जो सारी जिंदगी तरबियत ली है लड़ने की, ठीक करने चल पड़ते हैं मईशत को, तो मईशत कैसे ठीक होगी? वो तो नहीं हो सकती। तो ये नादरीन जनरल लोधी साहब ने कहा, लेकिन इन्हें किसी की भी बात अभी समझ नहीं आ रही। तो बात इनको जब समझ आएगी तो फिर एक मिसाल इन पे सच साबित हो जाएगी कि अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। नादरीन, नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नवाज शरीफ का फोटो नहीं उठाया, शहबाज शरीफ का फोटो नहीं उठाया। यानी पीटीआई जहां जाती है इमरान खान का फोटो उठाती है ना, यास्मीन राशिद का किसी पॉलिटिकल लीडर का फोटो उठाती है।